बच्चों, पूर्व चर्चा करने से पहले आप लोगों के सामने एक पजल एक्टिविटी का वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं वो कुछ इसी तरह से है, जिसमें अलग अलग हिस्सों को मिलाना और उनको पुनः अलग करना, कुछ इसी तरीके की क्रियाएं वहाँ पर होने वाली है। तो आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए। तो आपने इस एक्टिविटी को देखा, जिसमें अलग अलग हिस्सों को जोड़कर फिश की एक आकृति बनाई गई। आगे अब हम पूर्व विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप हैं, जिनके नाम से आप परिचित हैं ही, और शेष भाग में महासागर फैले हैं। लेकिन ये जो मानचित्र आपके सामने है, इसकी स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं रही है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, ये हमारा भारत आज मानचित्र में जिस स्थान पर दिखाई दे रहा है, कई वर्षों पहले इस स्थान पर नहीं था। तो अब प्रश्न ये है कि पुराने समय में इनकी स्थिति कैसी थी? अगर इनकी स्थिति वर्तमान समय से अलग थी तो ये स्थिति कैसे हो गई? इन स्थितियों में परिवर्तन के कौन कौन से कारण रहे होंगे? और महासागरों की स्थितियों में आज भी परिवर्तन हो रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय प्रवाह। बच्चों, आपके सामने एक वर्तमान समय का मानचित्र है। इसमें अटलांटिक महासागर की तट रेखा की आकृति को आप ध्यान से देखिए। ये है अटलांटिक महासागर, और इसकी इन तट रेखाओं को साउथ अमेरिका, अफ्रीका की तट रेखाओं को आप ध्यान से देखिए। ये तट रेखाएं आपस में, अगर इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका को अगर आपस में मिला के जोड़ के देखा जाए तो ये आपस में हमें जुड़ती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के जो तटीय कटक हैं, इन्हें आपस में लाकर अगर मिलाया जाए तो ये मिल जाएंगे। इनकी वर्तमान स्थिति को देखकर ये संभावना व्यक्त किया गया कि पूर्व में ये जो भूखंड अभी अलग अलग, जैसे अफ्रीका अलग, साउथ अमेरिका अलग, नॉर्थ अमेरिका अलग, इधर ऑस्ट्रेलिया अलग, और इधर जो अटलांटिका है, ये जो अलग अलग हैं, ये माना जाता है कि ये पूर्व में एक भूखंड रहे होंगे, जो अभी हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आगे हम चर्चा करते हैं अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने यह संभावना व्यक्त की और साथ में एक मानचित्र भी दिया, जिसमें तीनों महाद्वीप को एक साथ दिखाया गया। अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने सन 1956 में एक अपना मानचित्र दिया। इस मानचित्र में जैसे अभी हम 7 महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं अलग अलग, इसमें 7 महाद्वीप ना दिखा के ये 3 ही महाद्वीप अपने मानचित्र में दिखाए, और ये संभावना व्यक्त की कि ये महाद्वीप पहले एक ही भूखंड में जुड़े हुए रहे होंगे। इसकी आगे की कड़ी में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने
सन 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में वेगनर महोदय ने बताया कि वर्तमान के सारे महाद्वीप एक भूखंड में जुड़े हुए थे, जैसे कि पूर्व में आर्टिलियस महोदय ने बताया था, और ये भूखंड चारों ओर से महासागर से घिरे हुए थे। कुछ इस प्रकार से ये चित्र में आप इस मैप में आप देख सकते हैं। वेगनर महोदय ने भूखंड वाले भाग को, जो कि इस चित्र में हल्के भूरे रंग में प्रदर्शित किया गया है, इसे पेंजिया नाम दिया, और जो भाग हल्के नीले रंग में है इसे महासागर या पैंथालासा नाम दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हल्के भूरे रंग में भूखंड जो एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे वेगनर महोदय ने पेंजिया नाम दिया। और ये जो हल्के नीले रंग में है ये पूरा का भाग, जिसपे ये पेंजिया, सियाल का बना पेंजिया पानी में या महासागर में तैर रहा है, इसे पैंथालासा नाम दिया। मतलब महासागर को पैंथालासा नाम दिया, और जो भूखंड वाला भाग है इसे वेगनर महोदय ने पेंजिया नाम दिया। वेगनर महोदय के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस बड़े महाद्वीप का विभाजन प्रारंभ हुआ। मतलब ये जो पेंजिया मतलब एक पूरा महाद्वीप है जो अभी एक साथ है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसका विभाजन प्रारंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंडों में क्रमशः उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर विभक्त हुआ, जिसमें उत्तरी भूखंड को लारेंसिया और दक्षिणी भाग के भूखंड को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूर्व में पेंजिया एक साथ था तो ये दो भागों में विभक्त हुआ, जिसमें उत्तर की ओर जो भाग विभक्त हुआ इसे लारेंसिया, और जो दक्षिण की ओर भाग जो विभक्त हुआ इसे गोंडवाना लैंड नाम दिया। और ये विभक्त हुआ भूखंड, मतलब ये यहाँ से विभक्त हुआ, और ये विभक्त क्यों हुआ इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में इसके पश्चात लारेंसिया और गोंडवाना लैंड अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गए। यहाँ पर जो लारेंसिया दिया है ये और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। इसी प्रकार से जो एक गोंडवाना लैंड दिया है ये भी अलग अलग अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया, जिसे हम आगे के मानचित्र में देख सकेंगे। ये यहाँ पर आप सी नंबर के मानचित्र में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर में लारेंसिया था उससे नॉर्थ अमेरिका, और नीचे जो गोंडवाना लैंड था इससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आगे हम इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण को देखेंगे। मतलब जो पेंजिया था और पेंजिया टूट के लारेंसिया और गोंडवाना लैंड बना, और लारेंसिया से फिर उत्तरी अमेरिका और गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका ये जो बने, ये क्यों बने इसके पक्ष में वेगनर महोदय ने इसके पक्ष में कुछ प्रमाण या कुछ तथ्य दिए हैं। इन तथ्यों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रमाण है महाद्वीपों में साम्य। सन 1964 ईस्वी में बुलर्ड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से एक मानचित्र तैयार किया, जिसमें दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका एवं अटलांटिक के तटों को 1000 फैदम की गहराई तक साम्य बैठाने की कोशिश की, जिसे आप मानचित्र में लाल एवं काले रंगों में देख सकते हैं, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलर्ड महोदय ने सन 1964 ईस्वी में ये दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये जो वर्तमान में भी अलग अलग हैं, इनको 1000 फैदम की गहराई तक, मतलब सागर के नीचे 1000 फैदम की गहराई तक इनको साम्य मतलब एक रूप में बैठाने का प्रयास किया, जिसे आप ये लाल और काले रंग की रेखाओं के माध्यम से देख सकते हैं। मतलब ये जो गैप है इसको उन्होंने बैठाने का प्रयास किया, जिसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, और इसे आप मानचित्र में देख भी सकते हैं कि ये दोनों आपस में बैठ भी गए हैं। मतलब इन दोनों में समानता दिख रही है, जो बिल्कुल सत्य सिद्ध होता है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष के प्रमाण के रूप में। दूसरा महाद्वीपीय विस्थापन पक्ष के प्रमाण के रूप में दूसरा जो कारण है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता।
आधुनिक काल में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण तिथि, इससे हम चट्टानों के निर्माण एवं उस समय पर वहाँ पर महासागर थे कि नहीं आदि का आसानी से हम पता लगा सकते हैं। जिसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि ब्राज़ील के तट एवं अफ्रीका के तट, जैसे यहाँ पर ये है ब्राज़ील, यहाँ पर है ब्राज़ील और ये है अफ्रीका के तट। मतलब ब्राज़ील के तटों में जो चट्टान पाए जाते हैं या जो पत्थर पाए जाते हैं, अगर इनको खुदाई करके हम देखें ये कौन से समय या कौन से काल के हैं, जिसे हम रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण तिथि की विधि से देख सकते हैं। तो और यहाँ पर अफ्रीका के चट्टानों को अगर हम देखते हैं रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से कि ये कौन से समय या कौन से काल के हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों जगहों की चट्टानों में ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के चट्टानों में समानता पाई जाती है। इसका यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों भूभाग जो अभी वर्तमान में हजारों किलोमीटर की दूर में लगभग होंगे, ये दोनों भूभाग किसी समय में एक साथ रहे होंगे और किसी कारण से ये टूटकर या विखंडित होकर अलग हुए होंगे, जिसी कारण से दोनों जगहों की चट्टानों में समानताएं या काल के रूप में वहाँ पर या किसी समय के रूप में वहाँ पर समानता पाई जाती है। तो ये हो गया महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आगे हम देखेंगे टीलाइट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीलाइट क्या है। टीलाइट वे चट्टानें हैं जो घने हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। वर्तमान समय में ये चट्टानें भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन स्थल मंडलों के जलवायु एवं स्थलीय भाग के इतिहास में समानता रही होगी। मतलब टीलाइट जो चट्टान होते हैं, अगर कहीं पर हजारों या लाखों वर्षों तक हिम के आवरण ढके हो तो वहाँ पर टीलाइट नाम के चट्टान का निर्माण होता है। और ये टीलाइट नाम के चट्टान अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व जिस भूखंड में फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत जुड़े रहे होंगे, वहाँ पर घने हिम का आवरण रहा होगा, जिससे वहाँ पर टीलाइट नाम के चट्टान का निर्माण हुआ होगा। और जब ये अलग अलग विखंडित हुए होंगे तो वो चट्टान भी उनके साथ विखंडित हुए होंगे, जिससे आज वर्तमान में अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में ये चट्टान हमें मिलते हैं। तो ये हो गया टीलाइट, जो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण के रूप में है। चौथा है प्लेजर निक्षेप। घाना के तट पर सोने के निक्षेप पाई जाती है और इसी तरह से सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में भी पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों एक महाद्वीप में जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो घाना है ये अफ्रीका में है और ये ब्राज़ील के पठार हो गए यहाँ पर। तो घाना में जो सोने के निक्षेप मिलते हैं, इसी प्रकार से सोने युक्त सिराएं ब्राज़ील में भी पाई जाती है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों पूर्व के समय में एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे और उस समय निकले, और जब ये महाद्वीप अलग अलग हुए होंगे, इसी कारण से आज ब्राज़ील में भी सोने युक्त सिराएं और घाना में भी सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। पांचवा है जीवाश्मों का वितरण। अगर हम आज के मानचित्र को देखें तो सारे महाद्वीप एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की दूरी में स्थित हैं, परंतु अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ वनस्पति और कुछ जीव जिनके जीवाश्म आज सुदूर या दूर दूर में स्थित महाद्वीपों में एक समान रूप से या साम्य रूप से हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक वनस्पति है जिसका नाम है ग्लासिप्टेरिस। ये जो वनस्पति है ग्लासिप्टेरिस, इसका वितरण के जो क्षेत्र है इसको हम देखते हैं।
ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ये यहाँ पर हो गया प्रायद्वीपीय भारत, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो इसका वितरण क्षेत्र हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया और फिर ये प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, तो इस तरीके से इसका वितरण का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि जीवाश्म, मतलब अगर इन जगहों पे हम खुदाई करके देखते हैं तो इन वनस्पतियों के जीवाश्म चट्टानों में अवशेषों के रूप में हमें आज भी मिलते हैं। इसी प्रकार से एक जीव है जिसका नाम है मेसोसारस नाम का जीव, जो कि अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये जो जीव है मेसोसारस, इसका वितरण क्षेत्र है अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और अंटार्कटिका। और आज के हम महाद्वीपों की स्थिति को देखते हैं तो ये महाद्वीप हजारों किलोमीटर की लगभग दूरी पर स्थित हैं। तो ये जीव उड़ के या पानी में तैर के तो एक दूसरे महाद्वीप में आ जा नहीं सकते। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये महाद्वीप, ये भूखंड किसी न किसी, जो कि अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये किसी न किसी समय में एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, जिससे ये जीव आसानी से एक दूसरे जगह में आ जा सकते थे। यह वनस्पतियों का जो है यहाँ से वहाँ आदान प्रदान होता रहा होगा, जिसके कारण इनके जीवाश्म आज अलग अलग हिस्सों में, भूखंड अलग अलग हो चुके हैं, इसके बाद भी इनके जीवाश्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, ये 5वां प्रमाण था, जीवाश्मों का वितरण। अब देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, प्रवाह संबंधी बल। प्रवाह संबंधी बल के अंदर वेगनर महोदय ने सबसे पहला जो दिया है वो है ध्रुवी फ्लेइंग बल। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि ध्रुवी, ध्रुवी का मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव दो प्रकार से देखे जाते हैं, ये दो प्रकार से हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। परंतु यहाँ पर वेगनर महोदय के द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ध्रुवी बल को कारण या कारक बताया गया है। ध्रुवी बल का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यदि गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम ध्रुवों की ओर या ऊपर की ओर बढ़े तो इसका आकर्षण जो है बढ़ने लगता है। इसलिए वेगनर महोदय ने अपनी संकल्पना में बताया कि जो गोंडवाना लैंड से भूखंड कई भागों में विभक्त होकर इस ध्रुवी गुरुत्वीय बल के कारण उत्तर में ध्रुवों की ओर प्रवाहित हुए। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड और ये हो गया हमारा उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में जो ध्रुवी भाग होते हैं, यहाँ पर गुरुत्वीकर्षण या गुरुत्व का आकर्षण बहुत अधिक होता है। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, ये यहाँ से गुरुत्व के आकर्षण के कारण यहाँ से आपस में विभक्त होकर ये उत्तर की ओर, इस एरो या इस तीर के माध्यम से देखिए कि ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए, जिसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि का इसके माध्यम से निर्माण हुआ। और इनके विभक्त होने का कारण वेगनर महोदय ने ध्रुवी बल को बताया है कि ध्रुवों के आकर्षण के कारण ये भूखंड आपस में टूटकर उत्तर दिशा की ओर अर्थात ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो गए, जिसके कारण से वहां पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये जो गोंडवाना लैंड यहाँ पर एक पूरा भाग था, ये ध्रुवी बल के कारण टूटकर यहाँ पर अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ और ये उत्तर की ओर ध्रुवों की आकर्षण की ओर प्रवाहित हो गए, जिसका कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को बताया है। आगे दूसरा उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का आगे उन्होंने दूसरा कारण दिया है ज्वारी बल। ज्वारी बल का अर्थ है एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, परंतु ये बल चंद्रमा एवं सूर्य के द्वारा लगाया जाता है। वेगनर महोदय के अनुसार यह ज्वारी बल लारेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के पश्चिमी भाग पर लगाया गया, जिससे गोंडवाना लैंड एवं लारेंसिया के स्थलखंड विभक्त होकर कुछ भाग
ध्रुवीय बल के कारण उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए और ज्वारीय बल के कारण कुछ भाग पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पहले ध्रुवीय बल के कारण देखा कि गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के कुछ भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के कारण यहाँ पर कुछ भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए, लेकिन कुछ भाग यहीं पर रुक गए। ऐसा वेगनर महोदय की संकल्पना या सिद्धांत का कहना है। अब ये यहाँ पर क्यों रुक गए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये यहाँ पर क्यों रुक गए? तो एक तरफ ये गुरुत्वाकर्षण उत्तर की ओर इन भूखंडों को आकर्षित कर रहा है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि चंद्रमा जो कि अपने गुरुत्वाकर्षण या ज्वारीय बल के कारण उनके भूखंडों को यहाँ पर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर भूखंड दो भाग में बढ़ गए, आधे चले गए उत्तर की ओर और कुछ भाग यहाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, जिसको हम यहाँ मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड तक कुछ भाग चले गए उत्तर की ओर और कुछ भाग यहाँ पर जा रहे हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर जाने वाले भूभाग से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ। तो इस साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के निर्माण के लिए यहाँ पर वेगनर महोदय ने ज्वारीय बल को कारक या कारण बताया है। अब यहाँ पर ये महाद्वीपों के विस्थापन के कारण ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल दो महत्वपूर्ण कारण वेगनर महोदय के द्वारा बताया गया, परंतु वर्तमान समय के या आगे समय के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस सिद्धांत के खंडन में कुछ अपने विचार रखे गए, जिससे यहाँ पर जिसका जवाब वेगनर महोदय नहीं दे सके, जिसके कारण इस सिद्धांत को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। परंतु इस सिद्धांत के माध्यम से वर्तमान से भविष्य के वेगनर महोदय के बाद आने वाले वैज्ञानिकों को या भूगोल शास्त्रियों को एक नई दिशा या एक नया दृष्टिकोण मिला, जिससे ये महाद्वीपों के विस्थापन या प्रवाह संबंधी कुछ अनुसंधान कर सके।